अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आगाज़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जौहरी मामलात पर बात की गई है और 60 डेज़ के अंदर जो मुज़ाकरात की साख्त और मुज़ाकरात की पोजीशन होगी उस पर भी बात की गई है। इस सारे मामले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पूरे दिन में क्या हासिलात है, क्या पेशरफ्त हो सकी और दोनों फरीकों के दरमियान किन मामलात पर बातचीत की गई है। प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, मुज़ाकरात के हवाले से हमें बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने, जिस सीनियर दिफाई तज्जिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे थे, बड़े अहसन तरीके से हमने देखा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से धमकियाँ देने का सिलसिला भी जारी है। जब उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो फिर ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर वो ये भी कहते दिखाई दिए कि अगर मुआहदा ना किया तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। क्या समझते हैं कि इस माहौल में, धमकियों वाला माहौल में, मुज़ाकरात ऐसे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे जो आगे 60 डेज है? इसमें एक चीज और भी ऐड कर लीजिए जी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान है कि जो IDF लबनान में मौजूद है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपने जो सिक्योरिटी पैरामीटर उन्होंने बनाया है वो उसको कायम रखेंगे और वो अपना काम जारी रखेंगे। तो जब आप दोनों मिलाकर देखते हैं तो कभी मुझे ये शक पड़ता है कि शायद ये मुज़ाकरात की जो बेल है मंडे ना चढ़ सके और हम नो पीस नो वार के दरमियान लड़ते रहें काफी अर्सा। लेकिन हैविंग सेड दैट, सॉरी प्लीज, पाकिस्तान की कोशिशों को तो सराहना चाहिए। हमारी जो टीम पाकिस्तान है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म थे, फील्ड मार्शल हैं और दूसरे अरकान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मामला को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेजर रोल है पाकिस्तान का। वो अल्लाह करिए आगे चले। मैं अभी खारजा का बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि ईरान तैयार हो गया है कि अपनी जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट का लेवल लोअर करने पे तैयार हो गया है ईरान। ये एक अच्छी खुशाइंद पेशरफ्त है ईरान की तरफ से। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है उस पर ईरान बड़ा वाज़ेह है। उसने कहा है कि जो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ओमान के साथ मिलकर, उसको इन्फॉर्म करेंगे, उससे इजाज़त लेंगे तो ही जहाज घुस सकते, वरना नहीं घुस सकते। ट्रम्प साहब ने तो कल ये भी कहा था कि अगर कोई टॉल दे सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो वो अमेरिका लेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पहले बहुत कुछ किया है, कर रहा है और करता रहेगा। इसके लिए अमेरिका को पैसे की जरूरत है और हम पैसे हमसे लेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ईरानी जो वफद है उन्होंने अपने जो अमरीकी वफद के सामने बड़ा एहतजाज किया और फिलहाल ये भी खबरें हैं कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकियां दी हैं तो इन धमकी अमेज़ रवैये के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ईरानी मीडिया ये कोट कर रहा है कि सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ये सारी जो सिचुएशन है इस पे आप क्या समझते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने रवैये में को बेहतरी लाएंगे कि मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, साथ ही धमकियों का सिलसिला भी जारी रहेगा? देखिए, ट्रंप साहब के मसाइल दो हैं। एक तो ये है कि जो 14 निकाती MOU है, अगर आप उस पर गौर करें उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ईरान का पलड़ा आपको काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। ऐसे ही और ये देखकर ट्रंप साहब अपने अवाम के पास नहीं जा सकते, अपने लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते तो इतनी ये जंग छेड़ी क्यों होंगे। अब उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो दुनिया को बताना है, दिखाना है। और अपना एक जो रवैया है उनका पर्सनल, वो भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अग्रेसिव वो हैं जब से ये मसला शुरू हुआ है। तो ट्रंप साहब की बात पे मतलब एक ईरान का जो रवैया है, जो ईरान का रिएक्शन है, वो ठीक है मेरा ख्याल है। और अगर ये इसी तरह जारी रहेगा, इस समय पहले कहा कि फिर मुज़ाकरात की बेल जो है मंडे नहीं चढ़ेगी और फिर हम कोई मसला देखेंगे। दूसरी तरफ देखिए, हम ये भूल जाते। सर ये फरमाइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के किरदार को तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी का मुहाफिज भी है। और अगर आप देखें तो ईरानी वफद जो है उनके साथ उनके जहाज़ में ही मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ तशरीफ़ लेके गए हैं। इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि सर आप ख़ुद इस सारे मामलात को समझते हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है सर? देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी जो धमकी में ये भी कहा था
ईरानी वफद तो शायद आप वापस भी ना जा सकें। जी सर। तो पाकिस्तान ने चूंकि एक बीड़ा उठाया हुआ है और जिम्मेदारी है, पाकिस्तान बहुत, मैंने कहा पहले भी, अब देखिए कि जब ईरानी वफद ने आना था इस्लामाबाद तो पाकिस्तान ने बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और जनेवा में भी पाकिस्तान की मेज़बानी है, पाकिस्तान ने एक किस्म की जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मसला यह है कि आप जिन लोगों को फंस के रह गए हैं बीच में, जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, वो बड़े फिकल माइंडेड भी लोग हैं, और उनको अब ये भी समझ नहीं आ रही कि ये मुआहदा जब हो जाएगा उसकी शक्ल जो निकलेगी क्या वो ये होगी जिसमें ट्रंप साहब और अमेरिका बाकायदा फाते नजर आएंगे, इजराइल जिसने लेबनान पे जितना कब्जा कर चुका है इससे आगे बढ़ेगा और अपने सिक्योरिटी को और बढ़ाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी ज़ोर गौर भी हैं और ये परेशान कुन भी हैं। सर परेशान कुन तो है, जाहिर है सर, एमओयू पर जाहिर है अब अमल दरामद करवाने के लिए अब जो इन दोनों में हम-आहंगी हुई है जिन पॉइंट्स पर, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए इन दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से इसराइल ने लेबनान पर हमले किए बिल्कुल आगाज़ पे ही, आप समझते हैं कि इन 60 डेज़ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे? क्योंकि अभी सदर ट्रंप के रवैये से ऐसा लग नहीं रहा। जिस तरह से गज़ा बोर्ड बना उस पर भी आप देख रहे हैं कि गज़ा में हमले भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो 60 डेज़ का एक ड्यूरेशन है इसमें सदर ट्रंप या इसराइल को लगाम डाल सकेंगे, या सदर ट्रंप खुद के अपने रवैये पर कोई काबू पा सकेंगे? इसराइल को लगाम डालने वाला जो मैं उसी तरफ में आ रहा था कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल पर लगाम डाल सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका की इमदाद, अमेरिका का हथियार ना हो तो फिर इसराइल के लिए मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अमेरिका ये नहीं करेगा कभी, क्योंकि अमेरिका उस मंसूबे का हिस्सा है जिसमें इसराइल की सिक्योरिटी को कहाँ तक बढ़ाना है, दरिया नील तक, इंडस तक, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वो उसका एक हिस्सा है और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे ये। और उसमें वो ये 60 दिनों में मुझे डर इस बात का है कि वो इसराइल को जो छुट्टी दी हुई है उन्होंने, इसराइल लगातार ये करता रहेगा और ईरान को धमकियों के तहत, मजबूरी के तहत, क्वेश्चन के तहत मुज़ाकरात की टेबल पर भी बिठाए रखा जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गारंटी नहीं है किसी की भी, क्योंकि गारंटी अगर हो कि भाई वाकई आपने इम्प्लीमेंट करवाना है और अमेरिका को भी पकड़े जबरदस्ती काम कराया जा सके तो आपका मुआहदा किसी आपको चढ़ता हुआ किसी भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। सर जनरल साहब बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं खासतौर पर वेस्टर्न भी, उनका ये मानना है कि ईरान ने जिस तरह से इस पूरी जंग में अपना किरदार अदा किया है और जिस तरह से अमलन अमेरिका जो है उसको चारों खाने चित होना पड़ा है, तो उसके बाद ग्रेटर इसराइल वाला जो मंसूबा था अब वो पूरा होता नज़र नहीं आता। क्या भी समझते हैं कि अब इसराइल जो है उसकी वो पोजीशन या अमेरिका उस तरह से उसकी बैक नहीं कर पाएगा? देखिए, बैक नहीं कर पाएगा तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अमेरिका बैक अगर हट जाए तो इसराइल को तो 4 दिन नहीं सस्टेन कर सकता अपना ये। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो इसराइल को खुली छुट्टी दे दी गई है लेबनान में, बावजूद इसके कि ईरान ने इस पर शदीद रद्दमल का इजहार भी किया है, बाकायदा इसका जवाब भी दिया था उन्होंने, लेकिन चूंकि अमेरिका उसको रोकने को तैयार नहीं है, वो वजह तो है तो कोई जो नहीं रोक रहा वो उसको। लेकिन सर मुज़ाकरात में जो पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरह ईरानी जो वफद के रुकन हैं उनका ये कहना है कि जी तेल पर पाबंदियां उठाने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसी तरह ईरान के जो मुंजमद असासे हैं इनकी बहाली का तरीक़ाकार जो है वो तय हो गया है। तो अगर आज पहले ही दिन ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं तो फिर हमें इस बात की उम्मीद तो रखनी चाहिए कि चीज़ें पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट की तरफ जाना शुरू हुई हैं। ये अल्लाह करे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फायदा नहीं होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि खित्ते में अमन हो, ईरान से पाबंदियाँ उठें, पाकिस्तान भी उसका फ़ायदा उठाए। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, गैस पाइपलाइन पता नहीं कितने अरसे से वहीं के वहीं खड़ी है और ईरान ने अब जुर्माना भी नहीं किया, और उनके अगर असासे जो है वो गैर मंजमद हो जाते हैं और ईरान से पाबंदियाँ उठा ली जाएँ तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये उसमें। लेकिन मत भूलिए कि ये किसी को दोबारा लगाई जा सकती है, इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल इस पे जहाँ तक पेशरफ्त हुई है, मैं इससे कहा कि भाई हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान ही बड़ा खुशाइंद है कि ईरान इस बात पे तैयार हो गया है कि जो यूरेनियम का जो लेवल है इस वक्त उसको भी लोअर कर देंगे ताकि अमेरिका और इजराइल को जो खतरात हैं वो दूर हो सकें। अच्छा जनरल साहब, जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जेडी वेंस जो हैं उनकी जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है और जिस तरह से उन्हें गले लगाया है, तो आप ये मुलाकात और फिर वहाँ पे होने वाली जो डिस्कशन है, जिस तरह से उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ें भी की हैं, इस पे आपका क्या तबसरा है सर? अंदर क्या बात हुई होगी? देखिए, बात तो इसी माहदे पर हो रही है कि किस तरीके से इसको सिरे चढ़ाया जाए, जिसमें फील्ड मार्शल बाकायदा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और जेडी वांस और इनका रवैया अमेरिकन का आपसे मिलते बड़े अच्छे तरीके से हैं, लेकिन करते क्या है वो बात की बात है, वो देखने वाली होती है ये। बहरहाल हमें इस बात पे खुशी भी होनी चाहिए और मेरे ख्याल है फख्र भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया तो काम शुरू हुआ है सारा कुछ, वरना तो ये अभी पता नहीं खिते में कहाँ से कहाँ तक बात पहुंच जाती। तो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा कैडेट है जिसमें हमारी पूरी टीम है, फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम है जिन्होंने शब रोज मेहनत करके यहाँ तक बात पहुंचाई है। ये तो सब अपनी जगह पर कायम है। अमेरिका को इस बात की भी इस बात में, क्योंकि अमेरिका और किसी के जरिए ईरान से बात कर सकता नहीं था, इस खिते में कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जिससे मिलकर वो ईरान से बात करता है। ये शुरू बात होती। बिल्कुल सर, इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे सर पाकिस्तान को जाता है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले भी कि यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से ये मानना है कि ठीक है हम अफजूदगी कम कर देंगे। पहले सदर ट्रंप भी जिस तरह से कहते दिखाई दिए कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल देने चाहिए, फिर ये भी कहा कि ईरान का हक नहीं है कि वो यूरेनियम को अपने पास रखे। अब इस पर सदर ट्रंप का भी मौक़िफ़ कहीं ना कहीं सॉफ्ट नज़र आया कि उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है ईरान का ये हक है, ईरान अपने पास यूरेनियम रख सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान भी दिखा रहा है कि ठीक है हम यूरेनियम की अफजूदगी को कम कर देते हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें भी पाकिस्तान की जानिब से यकीनी तौर पर दोनों फरीकों को मनाया इस मामले पर? जी डेफिनेटली। वो जो स्टिकम पॉइंट्स थे चंद एक, उनमें ये बहुत बड़ा एक इशू था कि भाई जो यूरेनियम एनरिचमेंट है इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसमें भी पाकिस्तान ने देखी बहुत मेजर रोल प्ले किया है और जहाँ तक मुझे खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान के कहने पर ही ईरान तैयार हुआ है और साथ ऑब्वियसली चीन और रूस भी साथ शामिल थे कि आपको अगर जरूरत नहीं है एटम बम की तो आप क्यों बना रहे हैं, ये आपको जिस हद तक जरूरत है वो तो रशिया भी प्रोवाइड कर रहा है और रशिया पहले भी ईरान की मदद करता रहा है और जो उनका जो एटमी बिजली घर है वो रशिया ही चला रहा है। इसलिए पाकिस्तान का रोल तो खैर ऑब्वियसली है, इसमें तो कोई शक नहीं। जनरल साहब, आपने रूस और चीन का जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात का जो अमल है इसमें ईरान के पीछे रूस और चीन जो है वो किस हद तक खड़े हैं? इवन सर सदर ट्रंप कहते भी दिखाई दिए कि चीन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है ईरान को समझाने के मामले पर भी उन्होंने ये बात की और ये भी कहा कि वो चीन दोबारा भी दौरा करना चाहते हैं। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल है। चीन ने आज से अगर आप याद हो जब पाकिस्तान का 80 का एक माहिदा हुआ था, उनके सदर तशरीफ लाए थे चीन के, फिर वो ईरान गए थे। ईरान के साथ उनका मुआहदा $450 बिलियन का है और चीन ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने जो कमिटमेंट्स किया वो पूरी करेंगे ईरान के साथ। तो ईरान को इस बात की समझ है और रेल लिंक ऑलरेडी इन्होंने कायम कर लिया आपस में। तो चीन ने तो मेजर रोल इसलिए समझता हूँ कि भाई देखिए, जैसे ही मुज़ाकरात के जो लास्ट टाइम जो बातचीत हुई है तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन पहुंचे, उनके पीछे हमारे फील्ड मार्शल भी चीन पहुंचे। वो अमेरिका नहीं गए, किसी और से बात नहीं की उन्होंने, पाकिस्तान नहीं आए, चीन गए। और फिर चीन की तरफ से भी ये जो खबरें ये मिली हैं, मैंने पढ़ा है कि चीन ने भी ईरान को कहा है कि आप मुआहदा करें, ये आपके फ़ायदे में है और हम आपके साथ मिलकर रिकंस्ट्रक्शन में भी काम करेंगे। बहरहाल वो तो खैर अमेरिका को वाला भला करे, उन्होंने जिनके पैसे से लड़ाई शुरू की उन्हीं के पैसे से वो ईरान को रीबिल्ड भी करना चाहते हैं, वो अपना नुकसान भी पूरा करना चाहते हैं।
सर अब आपको क्या लगता है इन दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान, ज़ाहिर है दोनों फरीक आमने सामने बैठे हैं, आज के पूरे दिन एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी भी रही, बड़ी अहसन तरीके से दोनों बात भी करते रहे और कुछ हद तक हमें फ्लेक्सिबिलिटी और मुस्बत पहलू ही नज़र आए। क्या समझते हैं, क्या इन मुज़ाकरात का फ्यूचर आप देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर अभी तो MOU पर दस्तखत होने हैं और वर्चुअल तो हो चुके हैं, अब ये 60 डेज़ में क्या समझते हैं कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी और लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर आगे अब मुआहिदा जो है 60 डेज़ के बाद हो जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुआहिदा हो जाएगा। अच्छा, मुआहिदे पे अमल दरामद जो है ना, वो एक ट्रिकी प्रोपोजिशन है। को मुआहिदा तो पहले ओबामा साहब भी कर गए थे, वो ट्रम्प साहब ने उसको मंसूख कर दिया। तो मैं अमेरिका के बारे में मेरे जो शुकूक व शुबहात हैं वो अपनी जगह पर कायम है कि वो आज एक बात कर लें, कल से मुकर जाए, उनको कुछ कर नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता अमेरिका कुछ। जनरल साहब, आपके शुकूक व शुबहात जो हैं वो बहुत जो है ना जायज़ हैं। ये फरमाइएगा कि जो 300 अरब डॉलर की ईरान की बहाली के लिए इमदाद की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि 300 अरब डॉलर वाकई ही ईरान की बहाली पे खर्च हो जाएंगे और इससे क्या तब्दीली होगी? देखिए, अभी तक तो जो खबरें ये हैं कि हाफ अमाउंट कमिट कर दिया लोगों ने। कमिट कर देना और बात है, पैसे देना और बात है, वो बात की बात है ये। और ट्रम्प साहब अभी एग्री भी करते हैं, बाद में ना दें तो ईरान उनका कुछ कर नहीं सकेगा ईरान उसका। बहरहाल ईरान को कुछ पैसे रिलीज हुए हैं और वो ट्रम्प साहब ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करवाए हैं। कुछ कतर ने, कुछ UAE ने, इधर से उधर से करके कुछ पैसे ईरान को रिलीज किए गए हैं ताकि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो भी नजर आए और ईरान जो है वो बातचीत पे आमादा हो जाए। ये तो हुआ है। ये 300 बिलियन डॉलर अगर मिल जाए ईरान को तो ईरान अपनी तकदीर बदल सकता है, क्योंकि जितना उन्होंने नुकसान उठाया है पिछले 47 सालों में उसको वो काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। फिर उसका अगर उनकी पाबंदियां उठ जाएं तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारे पास 140 मिलियन बैरल जो है वो तेल की तैयार खड़ी हैं और मुल्क हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे ही शुरू होगा हमें दें आप तेल। बिल्कुल ठीक। वो ईरान के पास रिसोर्सेज भी हैं, ईरान में एक कैपेबिलिटी भी है, वो अपने मुल्क को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, ईरान के पास रिसोर्सेज भी हैं, एबिलिटी भी है और ईरान के ऊपर से जो सेक्शंस है ज़ाहिर है वो हटेंगी तो उससे ईरान को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, दोनों वफूद एक दूसरे के सामने हैं। ईरान की जानिब से भी सदर ट्रम्प ने जो धमकियाँ दी हैं उन पर भी उन्होंने बात की है और मुख्तलिफ वक्फ़ों से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आज एक एक्टिविटी रही और दोनों फरीक बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर, किस तरह से देखते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो अहसन तरीके से मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज पूरे दिन में क्या समझते हैं, क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये यहाँ तक बात पहुँचाने में और ये MOU के ये 14 नुकात को फाइनलाइज कराने में, इसकी नोक प्लग को दुरुस्त कराने में मीडिएटर यानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? 60 दिन। उन 60 दिनों में भी जो MOU का 3रा नंबर आर्टिकल है या नुक्ता है उसके मुताबिक ये 60 दिन एक्सटेंड भी हो सकते हैं। जहां तक आज की बात है, आज इस पूरे के पूरे कार्रवाई में जो शुरू हुई, कुछ वक्फा आया फिर शुरू, उसमें सबसे ज्यादा इसकी ऑप्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी और इसका स्ट्रक्चर आज तैयार हो रहा है जिस पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। और पहले ही दिन जाहिर है, पहला ही नुक्ता जो MOU का है उसकी क्योंकि वायलेशन हुई है तो वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक सामने है। यकीनन उस पर बात हुई और बात हुई होगी और उसी के मुताबिक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि नुक्ता नंबर 5 जिसको ईरान ने आबनाए हरमुस को खोल दिया था और क्योंकि जो पहला ही नुक्ता है MOU का उसकी खिलाफ वर्जी हो गई तो फिर ईरान ने कहा कि चलें फिर हम भी ऐसे ही कर लेते हैं कि हम हरमुस को दोबारा बंद कर देते हैं। तो ये इसकी नोक प्लग को ठीक करना आज ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या समझते हैं कि कौन कौन से नुक्ते पे जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा?
जी, ज़्यादातर नुकात पर तो इत्तफ़ाक हो ही जाएगा, क्योंकि ये अगर आप देखें तो 21 घंटे की जो मेहनत से तमाम पाकिस्तान की मेहनत से 21 घंटे आमने-सामने बैठाया अमेरिका की टीम को और पाकिस्तान की टीम को, तो उसमें काफ़ी राहें हमवार हो गई थी, जिसकी वजह से ये एमओयू इस नौइयत का यहाँ तक पहुँचा। अब जो नुकात इसमें इम्पोर्टेंट है, जो आपने सवाल किया, वो है नुक्ता नंबर 1, जो कि पहले में ही कि लबनान ऑल फ्रंट पे तमाम जंगबंदी की जाएगी, लबनान समेत, और उसी में कि लबनान की सॉवरेनिटी का पासदारी की जाएगी। तो पहला नंबर तो नुक्ता ये हो गया, जिसकी थोड़ी वायलेशन हुई है वो ठीक कर लेंगे ये। उसके बाद चौथा नुक्ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ब्लॉकेट तो खुल गया, साथ में फिर ईरान ने भी हरमुज खोल दिया। ये और बात है कि दोबारा इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इसको दोबारा तलखी आई इसमें, लेकिन ठीक हो जाएगा। पांचवा नंबर मैरी टाइम, जो कि हरमुज की एक मैनेजमेंट संभालनी थी, उस मैनेजमेंट को अमेरिका ने मनवाया कि नहीं आप फ्री पैसेज देंगे। ईरान ने इसी पैराग्राफ में शामिल करवाया कि हम इसको एक मैनेजमेंट अपने तैयार करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करेंगे हरमुज की, और फिर अमेरिका इस पे माना। और जुमला जो लिखा गया वो कुछ यूं है कि नेगोशिएट करेगा ईरान कोई 30 दिन के बाद, और फिर वो हरमुज की एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका बनाएगा, और वो इन कंसल्टेशन विद ओमान एंड नेबरिंग कंट्री। तो वो जाहिर है उसमें 60 दिन लगे, ज्यादा लगे, और यही इंटरनेशनल कानून जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ पॉलिसी का के तरीके के मुताबिक आर्टिकल 24 के मुताबिक। फिर 10वां जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा 10वां और 11वां नुक्ता जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज तमाम जो आलमी मीडिया है उसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर अमेरिका की जो जादू की जप्फी है वो बार मुसलसल पूरी मीडिया पे दिखाई जा रही है। आप पाकिस्तानी कोशिशों को और फिर जिस तरह से अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, इनका जिक्र किया कि अगर आज ये है तो इसमें फील्ड मार्शल का बड़ा किरदार है, इसको किस नज़र से देखते हैं? और ये फरमाइएगा कि ये अगर मामला इसी तरह से हल हो जाता है तो फिर इससे ईरान से पाबंदियां ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान को आप किस तरह से फ़ायदा मिलता देखते हैं? दो बातें कर ली ना। एक तो ये है कि ज़ाहिर है जेडी वेंस कहते हैं कि पिछले 3 महीनों में जितनी मर्तबा मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की है, और मेरी इतनी मर्तबा किसी से भी बात नहीं है। और बात कोई वहाँ कोई शादी के शादियानों की बात तो नहीं हो रही थी, वहाँ बात हो रही थी इस मसले की, जो दुनिया का सबसे गंभीर मसला, दुनिया का सबसे उलझा हुआ मसला और दुनिया का सबसे पेचीदा मसला था। इस सिलसिले में पिछले 3 महीने फील्ड मार्शल के, और फील्ड मार्शल को एक एज है, मैंने पहले भी तस्करा किया है, वो एक एडवांटेज और एज ये है कि वो ऐसे फराइज मनसबी पर कायम रहे हैं अपने पिछले जो उनके फराइज थे, जिसकी मैंडेट में ये शामिल था। मेरा इशारा है DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI दोनों डीजीज का ये काम है कि जो बाकी सिपाही सालार हैं अपने हम पल्ला उनके साथ राहो रस्म रखें, अपने प्रोफेशनल, और उसकी वजह से ईरान के साथ और ख़ास तौर पर पासदारान के साथ जो किसी से बात ही नहीं करते, हमारे फील्ड मार्शल की उनसे काफ़ी एक प्रोफेशनल उसकी राहो रस्म हमवार थी, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल दोनों साइड पर बात करते रहे। ये तो बात कर दी जेडी वेंस ने। अगर ईरानियों से भी आप पूछे तो पिछले 3 महीने फील्ड मार्शल ने हमारे वो शब रोज कोशिश करके ईरानियों को भी साथ रखा। तो इस तरह करके ये बात यहाँ पहुंची। अब आपने पूछा अगला सवाल कि फायदा क्या होगा इसका। फायदा तो जाहिर है, जब आपका कद काठ बढ़ता है तो 2 फायदे होते हैं। जब आपका प्रोफाइल बढ़ता है तो आपको 2 बड़े कलीदी फायदे होते हैं, और वो ये है कि एक तो दुनिया आपके तरफ रागिब होती है, दुनिया आपसे रिश्ते रखना चाहती है, वो माशी रिश्ते भी रखना चाहती है, सियासी रिश्ते भी रखना चाहती है, और जियोपॉलिटिकल रिश्ते भी रखना चाहती है। माशी रिश्तों में आपके पास
इन्वेस्टमेंट आती है। आपके ईरान पर मैं आ जा रहा हूँ। ईरान की जब उन पर से पाबंदियां हटेंगी, और जो कि हटनी है, इसमें दिया हुआ है पूरा बड़ी वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां कैसे हटेंगी और वो किस कौन कौन सी पाबंदियां हटेंगी। जब ये पाबंदियां हटती हैं तो ईरान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ईरान का सिर्फ एक्सपोर्ट 90 बिलियन के करीब ईरान का एक्सपोर्ट होता है। तो वो उस लिहाज से ईरान में एक और फिर जब सारी सैंक्शंस हटती हैं तो हमारी गैस पाइपलाइन वो स्टेट में हम उसको जो हमारा हिस्सा है हम बना लेते हैं उसको, और उसको हम अपना हिस्सा क्योंकि बना लेंगे तो हमारे पास गैस एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म होगी। फिर बिजली हमारी बलूचिस्तान में अब भी आ रही है, मजीद बिजली जो हमारी कमी या हमारी थोड़ी सस्ती करने के लिए ईरान से। तीसरी चीज कि ईरान में जो नुक्ता नंबर इनका है 6 नंबर है, जिसके तहत के 300 बिलियन का इन्हें इन्वेस्टमेंट जो गिरदोनवा के ममालिक हैं उनसे जनरेट करके और उनकी मर्जी और मंशा से, जेडी वैंस कहते हैं आज नहीं 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये 300 बिलियन हमें इंसिस्ट किया गया है गल्फ कंट्रीज की तरफ से कि आप ये पैसे जनरेट करके हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईरान में। और उसकी वजूहत ये है कि ये दाना लोग हैं, हमारे गल्फ कंट्रीज के तिजारत को अच्छा समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि जब ईरान के साथ तिजारत हो जाएगी तो ये ईरान से जो हमें खतरा और खदशा है ये भी हमारे पास कम हो जाता है। अब दोबारा मैं उस बात पर हल्का सा जी सर, लेकिन ये तमाम तर पॉइंट्स जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो इत्तफाक हुआ है, 14 निकात है, ये सब कुछ जो भी आप बात कर रहे थे, ये तब मुमकिन हो सकेगा जब 60 डेज़ के अंदर जो मुज़ाकराती अमल है उसमें खलल ना आए। जिस तरह से पहले निकात पर हम बात कर रहे थे कि इसराइल लबनान पर मुसलसल हमले कर रहा है, तो जब तक इसराइल को लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये 14 निकात पर अमल दरामद भी होगा, फिर 60 डेज़ बाद एक बाकायदा तौर पर मुआहिदा भी हो जाएगा। क्या समझते हैं इसराइल को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए इतना मुश्किल अभी क्यों नजर आ रहा है, जबकि इसराइल तो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता? जी, इजराइल तो अमेरिका के बगैर, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने परसों क्या कहा कि अगर मैं ना होता तो इजराइल ना होता, इजराइल को जो है नीस्तो नाबूद हो जाता है इजराइल। तो वो तो कह चुके हैं ना, और ये बात हकीकत भी है। लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारा अच्छा दोस्त है इजराइल, और हमारा नेतन्याहू भी मेरा दोस्त है और मैं उसको मना लूंगा, इसलिए कि वहाँ यानी कि अमेरिका में और बाकी दुनिया में भी जो इजरायली लॉबी है जिस पर बड़ी तहकीक और बड़ी किताबें लिखी गई हैं वो बड़ी फाल है। उसने अपने पंजे गाड़े में है हर जगह, और व्हाइट हाउस हो गया या स्टेट डिपार्टमेंट हो गया या उनकी पेंटागन हो गया या कोई इदारा आप देख लें वहाँ, तो उसमें पंजे गाड़े में है। ये कोई भी सदर उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी जब झटका पड़ता है तो जल्दी से वो ईरान के लिए थोड़ा सा अच्छा बेहतर जवाब दे देते हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन फिर जैसे उनको पता पड़ता है कि प्रेशर मेरे अपने मुल्क में क्या है, और अगर मैंने इस मसले को न संभाला ईरान वाले को, हरमुज दोबारा बंद हो गया, महंगाई इसी तरह बरकरार हुई और तेज हुई अमेरिका में, तो इलेक्शन के जो इशारे आ रहे हैं वो नविश्ता दीवार है कि वो हार जाएंगे। और जब हार जाएंगे तो उनकी अपोजिशन पार्टी जब ताकत में आएगी, दोनों ऐवानों में बरतरी हासिल हो जाएगी, तो कहते हैं कि 25वीं अमेंडमेंट में के तहत हम इम्पीचमेंट कर देंगे। और न सिर्फ इम्पीचमेंट, इस दफा कांग्रेस पर्सन्स कहते हैं मुआहदे के लिए जाहिर है सदर ट्रंप के अमेरिका के बिल्कुल अपने भी फायदे हैं और इस पर अमल दरामद या मुज़ाकराती अमल में कोई बड़ी पेशरफ्त होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका डील से पाकिस्तान की इज्जत और वकार में जहां इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को पूरी दुनिया में जिस तरह से सराहा जा रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान को मुआशी फ़ायदे भी कुछ मिलने जा रहे हैं। और इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हारून शरीफ साहब भी मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हमने देखा, जो ही ईरान अमेरिका के दरमियान डील की खबरें सामने आई तो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया में नीचे आना शुरू हो गए। खासतौर पर पाकिस्तान में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। क्या समझते हैं पाकिस्तान को इसके क्या मुआशी फायदे फ्यूचर में हासिल हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान अब खित्ते का मुआशी हब बन सकता है? इस पे एक सीक्वेंस है
सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो इस खित्ते का पाकिस्तान और वेस्ट एशिया को एक कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल की लेंस से दुनिया की मार्केट्स देखती थी, अब वो इस खित्ते को एक फ्यूचर स्टेबिलिटी के लेंस से देख रही हैं। तो एक पॉजिटिविटी उसमें आ गई है कि इस मार्केट को आप एक्सप्लोर करें। जो सैंक्शंस हैं इनको हटते या उनके एसेट्स को रिलीज होते, उनके डॉलर्स को डी फ्रीज होते, एक बड़ी इंटेंस निगोशिएशंस चलेंगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब ये फ्यूचर में होपफुली जंग की सूरत हाल नीचे जाएगी। ईरान जो है वो दुनिया का 10% उसके पास हाइड्रोकार्बन में ऑयल है और 15% गैस है। वो सब कुछ नहीं निकाल पाता क्योंकि सैंक्शन उसके ऊपर लगी हुई थी। तो सडनली एक कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी और जो गल्फ के ममालिक हैं जिनसे उसका कंपटीशन है उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर गैस पाइपलाइन हम कंप्लीट कर लें। जहाँ तक इंटरनल डायनामिक्स है, इमीडिएट तो रिलीफ यही है कि ऑयल प्राइसेस वहीं चली गई हैं जहाँ जंग से पहले थी। और हमारा कोई 273 रुपीज़ के ऊपर पर लीटर पेट्रोल होता था। आई थिंक इट विल गो बैक देयर अगर हुकूमत अपनी लेवी के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी ना करे। अच्छा सर, लेकिन जो असल फायदा जो हमें होना चाहिए उसके लिए हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। देखिए, ईरान के साथ ट्रेड के लिए जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान के अंदर हमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ऊपर मैक्सिमम एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अगर हमने गवादर ईरान तुर्कमेनिस्तान के नेक्सस को आगे चलाना है। 90 मिलियन लोगों की मार्केट है, पढ़े लिखे लोग हैं। ईरान की इकॉनमी 10 साल से बहुत शॉक्स ले चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है। अगर रीबिल्ड करना शुरू होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जंग से टूट गया है तो देयर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान को इसके ऊपर ना सिर्फ कम्प्रीहेंसिव रिसर्च करने की ज़रूरत है बल्कि हमें इमीडिएटली अपनी जो बॉर्डर पोस्ट्स हैं उनको बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया आलमी मंडियों में तेल की कीमत का कि जंग से पहले कीमत पे पहुंच गई हैं, ये फरमाइएगा कि अगर ईरान से भी हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाता है, जो कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की ख़ास तौर पे तारीफ़ें करते नहीं थकती, तो अगर हमें यहाँ से तेल मिलता है सस्ता ईरान से, तो क्या आप समझते हैं कि 200 रुपये तक फी लीटर जा सकता है तेल? कि देखिए, अभी जो ईरान तेल बनाता है वो उसका 80 से 85% एक ही खरीदार है जो चाइना है। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ईरान को प्रोडक्शन बढ़ाते हुए, अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए कुछ वक्त लगेगा। हमारे पास पाकिस्तान में डीजल की तो क्रूड की रिफाइनरी की सलाहियत है, लेकिन हमारी ऑयल रिफाइनरीज लिमिटेड है। तो इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता, लेकिन गैस का इम्पैक्ट मेजर आ सकता है, क्योंकि अगर गैस सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है तो जो हमारा 100% इन्हिसार LNG का कतर पे है उससे हमें सस्ता भी मिलेगा और उस पर हमारी डिपेंडेंस भी कम होगी और हमारी बिजली जो है उसकी कीमत गिरेगी, क्योंकि हमारी बिजली की पैदावार गैस पे है, क्रूड ऑयल पे नहीं है। अच्छा सर, अगर गैस सस्ती मिलती है और डीजल भी सस्ता मिलता है, जैसे आपने कहा कि डीजल की हमारे पास फैसिलिटी है, तो इससे जो आप हमेशा बात करते हैं सर इंडस्ट्री की, मुकामी सनत की, तो क्या आप नहीं समझते कि जब बिजली भी सस्ती हो जाएगी उस गैस की वजह से और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो जाएगी, तो हम आलमी मंडियों में मुकाबला करने की बेहतर पोजीशन में होंगे? जी एब्सोल्युटली। देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमें बीट करती है, ख़ास तौर पे एनर्जी कॉस्ट जो है, अगर वो नीचे चली जाती है लेट्स से बाय 15% भी, अगर नॉट 20%, तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आलमी मंडियों में कंपेटिटिव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये एक प्रोसेस को अब कैश करने के लिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स को ला के इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये बिजनेस एज यूजुअल से टाइम ज़ाया होगा।
अच्छा सर, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, क्या समझते हैं कि अगर तेल जो है कैपेसिटी से ज़्यादा ईरान निकालता है, जिस तरह से सैंक्शंस अभी हटाई जाने के हवाले से बात हो रही है कि सैंक्शंस हट जाएंगी, तो तेल ज़ाहिर है फिर ईरान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा निकालेगा एज़ कम्पेयर टू पिछले 10 साल। तो क्या समझते हैं तब कोई पाकिस्तान वहाँ से तेल ले सकता है और इस तरह से कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है कि कम कीमत पर तेल मिले और पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती हो जाए? कि तेल और गैस दोनों कम कीमत पे हमें चाहिए, लेकिन हमें तेल और गैस के ऊपर फ्यूचर में इन्हिसार भी कम करना है, जो हमारा मिक्स है एनर्जी का। लेकिन इसमें मैं एक चीज क्वेश्चन करता जाऊं, इसकी बड़ी एक डीप इंट्रिकेट पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दहाइयों से सिर्फ गल्फ कंट्रीज से ऑयल लेता रहा है और हमारी उन पे डिपेंडेंस है, उनके डिपॉजिट्स भी हैं, रेमिटेंस भी आती हैं, हमारी तिजारत भी होती है। अगर हम स्विच करते हैं नई मार्केट्स की तरफ तो हमें बड़ा टैक्टफुली अभी पहले 1 आध साल बैलेंस करना पड़ेगा, और इसके बाद जूं लेकिन ये जो तेल वगैरह सस्ता होगा तो हमें ऐसे सेक्टर्स के पीछे पॉलिसी को बुलाना है जहां पर हम जल्दी से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और उसकी कॉस्ट नीचे ले जा सकें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कासिम गिलानी साहब जो कि फाइनेंस कमेटी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने इजलास के बाद ये खुशखबरी सुनाई है कि जनाब जो महंगे फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स, उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम की जा रही है या ख़त्म की जा रही है। तो इस हुकूमत जो है सर, वो सालाना मोबाइल फ़ोनों पे तकरीबन 37 बिलियन रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो हुकूमत क्या ये कैब बर्दाश्त कर लेगी सर? जी, पहली बात तो ये है कि ये अभी तो फाइनेंस बिल आएगा तो उसमें नज़र आएगी, लेकिन अगर उन्होंने ये खुशखबरी दी है तो इसके अंदर कोई ना कोई बातचीत इस सिलसिले में हुई होगी। हुकूमत के ऊपर तो रेवेन्यू का बड़ा एग्रेसिव टारगेट है IMF का, उससे पूछे बगैर तो वो छूट नहीं दे सकते। आया हमने उनसे नेगोशिएट कर लिया है, नहीं किया है, मुझे इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना है कि अगर हमने ये डिजिटल इकोनॉमी को आगे लेकर चलना है तो लैपटॉप्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर, इंटरनेट पर टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा अगेन जैसे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं सस्ती होंगी, ये प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती है अगर हम इन चीज़ों को अननेसेसरी ड्यूटीज़ को कम करें। लेकिन टैक्स का बोझ बहुत है, अखराजात कम नहीं हुए हैं, तो कहाँ ट्रेड ऑफ होती है ये तो फाइनेंस बिल अप्रूव होगा तो नज़र आएगा। ठीक है, ज़ाहिर है गैर ज़रूरी ड्यूटीज़ जब ख़त्म होंगी तो उससे फ़ायदा होगा। सर, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर नज़रसानी के लिए कमेटी कायम कर दी है। इस बारे में बताइएगा कि टेलीकॉम टावर बिल है क्या, और अगर इसमें तरमीम नहीं की जाती तो इसके अवाम पर क्या असरात हो सकते हैं? जी देखें, इसकी लॉजिक सादा ये है कि हमारी अभी जो आउटरीच है कम्युनिकेशन की, इंटरनेट की, पर कैपिटा बाकी ममालिक से कम है। ये जो बिल में अमेंडमेंट लाई गई है वो ये है कि जी आप एक रास्ता खोलें कि ऐसी ऐसी जगह पर टावर्स लगाए जा सकें जिनके थ्रू इंटरनेट बढ़ाया जाए। यहाँ तक इंटेंशन ठीक है। जहाँ गलत है वो ये है कि आपको जब भी आप कोई अमेंडमेंट लाते हैं जहाँ लोगों की फंडामेंटल राइट से ताल्लुक है, उसको आपको पेपर को डिबेट करना चाहिए, लोगों के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, लॉ वही चलता है बाय डेफिनेशन जिसको लोग ओन करते हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है, बल्कि मैंने हुकूमत को भी ट्वीट करके क्वेश्चन भी किया है कि आपको पॉलिसी सीट के ऊपर ऐसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, मल्टीनेशनल्स का, बाकी कंपनियों का, क्योंकि ये चीज़ बाकी ममालिक में नहीं है। बहुत ममालिक में ऐसे बिल्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपका झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो आप करोड़ों रुपए की उसके ऊपर हर्जाना लगा दें। वो तो झगड़े की नोयत को कोर्ट जज करेगा, देखेगा। तो ये इसके अंदर इन्होंने गालिबन सोच समझ के बगैर काम किया है, इसलिए रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले बता रहे थे कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम में क्या मुआशी फ़ायदे मिल सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।